नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट जीआरएफ पेपर 1 का जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर भी जो आपका चल रहा है डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डेली जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, और आपका ये जो सेट प्रैक्टिस है वो आपका मार्च 2023 से लेके जून 2023 तक चलेगा। ठीक है, जिसमें आपका पर डे 100+ क्वेश्चन रहेगा हर एक दिन, हर सेट में। ठीक है, तो आपका जो आने वाला एग्जाम है जून 2023 में, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करें पेपर 1 का। ठीक है, तो अभी हम लोग मार्च महीने का सेट प्रैक्टिस करें। ठीक है, और हम लोग एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को देखना है शुरू से आपका जो है पेपर 1 का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका यूवी एकेडमी में, तो यूवी एकेडमी में आपका जो है इस टाइप का आपका जो है थंबनेल दिखेगा। तो आपको यहाँ पर लगभग 80 वीडियो, ठीक है, 80 वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और पर वीडियो में आपको जो है 50 से 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पूरा आपका प्रैक्टिस सेट करा गया है, आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, और पूरा प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको जो है पेपर 1 में जो 80+ नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द इंक्रीज ऑफ कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस और टॉक्सिक केमिकल्स इन द फूड चेन इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, पब्लिशिंग रियल न्यूज, तो पब्लिशिंग रियल न्यूज आफ्टर कंपेयरिंग इट विथ द फेक न्यूज टू मेंटेन ए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन वैल्यू इज नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, आपको बताना है विच विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इसे गेट कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, गेट कीपिंग। तो आपका फिर से क्वेश्चन नंबर 3 आपका मार्क द करेक्ट कोड। तो आपको बताना है इसमें से सही कोड क्या होगा। तो इसका जो राइट कोड है ऑप्शन नंबर है ओनली वन राइट इज। ठीक है, आपका पहला ही सिर्फ सही है। तो OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो ये आपका सही है। और आपका सेकंड जो स्टेटमेंट था, ट्रांजिस्टर आर एसोसिएटेड विथ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपका गलत है। तो पहला आपका तो सही है, स्टेटमेंट 1। तो OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। The best example of this OLX is where consumer can upload their old products and resell them directly to the buyer. There is no interference of the manufacturers or retailers. आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था सेकंड नंबर, तो ट्रांजिस्टर आर एसोसिएटेड विथ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये आपका गलत है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर आर एसोसिएटेड विथ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका सही होगा। The first generation of computers used vacuum tubes. The second generation of computer used transistor, and the third generation of computer used integrated circuits, and the fourth generation of computer used microprocessor। तो ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, WWW। तो 4 टाइम्स W स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी, वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म होगा। ठीक है, 4 टाइम W का मतलब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्च इंजन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। इट वाज डेवलप्ड इन September 1993 by Oliver McBride at the University of Colorado as a research project। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दिस चैनल्स इज नॉट रन बाय इग्नू। तो कौन सा जो चैनल आपका है इग्नू द्वारा नहीं चलाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ज्ञान केंद्र चैनल्स इज नॉट रन बाय इग्नू। ठीक है, क्वेश्चन आपका 6 है, टीवी चैनल लॉन्च फॉर कवरिंग ओनली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एकलव्य। तो एकलव्य टेक्नोलॉजी channel is a distant learning joint initiative between the
IIT and IGNOU, inaugurated by Professor Murali Manohar Joshi on 26 January 2003. Question number 7 है, who is credited with coining and popularizing the term netizen? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है माइकल एफ हाउबिन. तो हु इज क्रेडिटेड विथ क्वाइनिंग एंड पॉपुलराइजिंग द टर्म नेटिजन? तो आपका माइकल एफ हाउबिन होगा. तो नेटिजन, citizen of the net, net citizen, it describes a person actively involved in online communities or the internet in general. The meaning of netizen is an active participant in the online community of the internet. Realizing the potential and power of television to act as means of educational knowledge dissemination, UGC started the countrywide classroom program in the year. तो आपको बताना है द राइट आंसर इसका क्या होगा. तो इसका ऑप्शन बी 1984. तो रियलाइजिंग द पोटेंशियल एंड पावर ऑफ टेलीविजन टू एक्ट एज मीन्स ऑफ एजुकेशनल नॉलेज डिसेमिनेशन, यूजीसी स्टार्टेड द कंट्रीवाइड क्लासरूम प्रोग्राम इन ईयर 1984. 9 आपका क्वेश्चन नंबर, which of the following is having the primary objective to disseminate countrywide higher educational program through TV along with appropriate use of ICT? तो आपको बताना which will be the right answer. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी आपका CEC सही है. ठीक है. द कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC is an inter-university center established by the University Grants Commission UGC on 26th May 1993. क्वेश्चन आपका 10 है, on completion of the 1 year of National Education Policy NEP 2020 July 2021, the Government of India announced the decision to offer engineering degree education in 5 Indian languages. Identify the language in which engineering education will be taught. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. ऑप्शन नंबर डी बंगाली, इन बंगाली लैंग्वेज. ठीक है. तो आपका बंगाली भाषा में जो है इंजीनियरिंग लैंग्वेज को जो है इंजीनियरिंग की शिक्षा को दी जाएगी. ठीक है. तो आपका जो 5 इंडियन लैंग्वेज है जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई जाएगी, तो पहला आपका हिंदी, दूसरा आपका तमिल, थर्ड आपका तेलुगु, फोर्थ आपका मराठी और फिफ्थ आपका बांग्ला. ठीक है. द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU लॉन्च इट्स एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ज्ञान दर्शन. क्वेश्चन 12 आपका, द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रॉड एजुकेशन अंडर द कॉन्क्लूडेंट लिस्ट. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 42nd अमेंडमेंट. ठीक है. तो थ्रू द 42nd अमेंडमेंट द एक्ट ऑफ 1976 5 subjects were transferred from state to concurrent list. They are education, forest, weights and measures, protection of wildlife and birds, and fifth is administration of justice. ये आपका सही होगा. ठीक है. 10 + 2 + 3 as a common structure of एजुकेशन इज रिकमेंडेड बाय. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोठारी कमीशन. तो 10 + 2 + 3 ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन 1964-1966. द कोठारी कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ओवरऑल द इंडियन education sector. Its objective and importance recommendation submitted on 29 June 1966. One of the most important recommendation of the Kothari Commission was the National Policy on Education 1968. The bill was passed in the Parliament under the leadership of former Prime Minister of India Indira Gandhi. ठीक है. Kothari Commission was an ad hoc commission
set up by the government of India, and the Kothari Commission was formed on 14 July 1964. ठीक है, तो कोठारी कमीशन वाज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964. ठीक है, on June 29, 1966, कोठारी कमीशन वाज डिजॉल्व. ठीक है, and it was formed under the chairmanship Daulat Singh Kothari, and he was then the chairman of University Grant Commission UGC. ठीक है, the report was submitted by the Kothari Commission on 29th June 1966 to MC Chagla, the then Minister of Education, to provide policies and guidelines for the development of education in India, to examine every aspect of the Indian education sector. Also, the Kothari Commission was established to review the entire education sector. Two important domains were left out of its review. They were legal education and medical education. ठीक है, तो ये आपका कोठारी कमीशन का ये मेन पॉइंट, मेन व्यू था सुधार करने के लिए एजुकेशन. ठीक है, as per recommendation of Kothari Commission, the education sector in India was stratified into national bodies, state bodies and central bodies. ये आपका तीनों है ना. ठीक है, what was the result of Kothari Commission? तो कोठारी कमीशन का रिजल्ट क्या था? In accordance with the recommendation of Kothari Commission, the national education policy of 1968 was formulated. ठीक है, provision of free and compulsory education. तो provision of free and compulsory education, तो it recommended providing free and compulsory education for children aged 6 to 14 years. Languages, the commission recommended adopting a free language formula at the state level. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, होम अफेयर्स. ठीक है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. NDMA was established through the Disaster Management Act enacted by the Government of India on 23rd December 2005. Headquarters आपका नई दिल्ली में, and it is headed by the Prime Minister of India and can have up to 9 other members. ज्ञान विज्ञान विमुक्त, नॉलेज लिटरेट्स इज द मोटो ऑफ. तो ये किसका जो है मोटो है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, UGC. तो ज्ञान विज्ञान विमुक्त, नॉलेज लिटरेट्स इज द मोटो ऑफ UGC. ठीक है, कुछ आपका 4 है, सॉक्रेट्स हैज गिवन डैश मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द ट्रूथ. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायलॉग. तो सॉक्रेट्स हैज गिवन डायलॉग मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द ट्रूथ. 4 आपका क्वेश्चन है. 5 है, हु मेंशन शिलभद्रा was the highest living authority of in yoga. तो who mentioned शिलभद्रा was the highest living authority in yoga? ऑप्शन नंबर युआंगजांग. ठीक है, युआंगजांग ने किया था. who mentioned, सॉरी क्वेश्चन दोबारा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, who was the chancellor of नालंदा. तो आपका चांसलर जो है नालंदा को कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर शिलभद्रा वाज द चांसलर ऑफ नालंदा. ठीक है, तो शिलभद्रा वाज ए बुद्धिस्ट मॉन्क एंड फिलोसफर्स एंड पर्सनल ट्यूटर ऑफ द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क जुआंगजांग. ठीक है, जुआंगजांग, तो जुआंगजांग हिमसेल्फ बिकेम ए स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योगा सूत्रा. तो जुआंगजांग हिमसेल्फ बिकेम ए स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी योगा सूत्रा. 8 आपका क्वेश्चन नंबर है, हु हेल्प लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन रिवॉल्यूशनाइजिंग इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैम पित्रोडा. ठीक है, तो सैम पित्रोडा फाउंडेड एंड वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियाज टेलीकॉम कमीशन. He is popularly known as the father of India's computer and IT revolution. ठीक है, which of the following is the correct full form ERNet? तो ERNet का फुल फॉर्म क्या? राइट
ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ईआरनेट, ठीक है। तो ईआरनेट इंडिया इज द नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क dedicated to support the needs of the research and education community within the country. Founded Ministry of Electronics and Communication Technology, founded in 1986 and is headquartered in Delhi. ऑनलाइन डिस्कशन फोरम स्वयं इज फॉर द, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियरिंग द डाउट। तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं इज फॉर क्लियरिंग द डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, हु टॉप द लास्ट सॉरी हु टॉप द लेटेस्ट नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग्स? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। So you will get us 10 seconds and then you have to answer which is the right option. Okay, so the right answer is option number A, University of Hyderabad. So who topped the latest Nature Index 2022 ranking? So University of Hyderabad. The Nature Index is an indicator of high quality research in natural and physical sciences, includes chemistry, life sciences, earth and environmental sciences, and physical sciences. In the index, University of Hyderabad has secured first position among Indian universities, while has been placed at 16th position among all institutions in academic sector. University of Hyderabad is among major higher education institution in the country. It was set up in 1974 as a central university through an act of parliament, which a major tech company recently announced that it has planned to cut more than half of carbon emission across its supply chain by 2030. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो बाय 2030 Microsoft will be carbon negative, and by 2050 Microsoft will remove from the environment all the carbon the company has emitted either directly or by electrical consumption since it was founded in 1975. Where will the world's largest floating solar power plant be built? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इन मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बी बिल्ड, ठीक है। The world's largest floating solar power plant will be built on Omkareshwar Dam on the Narmada River in Khandwa and Madhya Pradesh at an estimated cost of over rupees 3,000 crore. The floating power plant is expected to generate about 600 megawatt of power by 2022 to 2023. ठीक है। The world's largest floating solar power plant will be spread over 100 square kilometer. ठीक है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? रैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी 180 रैंक है इंडिया का, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 इज रिसेंटली पब्लिश्ड बाय द याले सेंटर फॉर इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी and the Center for International Earth Science Information Network, Columbia University. In Environmental Performance Index 2022, India is ranked at 180 with a total score of 18.9. India's neighboring nation have done better in including Pakistan, which is ranked at 176 and Bangladesh at 177. तो टॉप 3 आपका कंट्री है, पहला फर्स्ट कंट्री डेनमार्क, सेकंड यूके एंड थर्ड इज फिनलैंड। The report has ranked the 180 countries in the Environmental Performance Index 2022 on 40 performance indicators across the 11 issue categories on environmental, health, climate change, performance, etc. Ocean Day is celebrated every year on June 18th. Which 18th? June 8th, ठीक है। तो Ocean Day is celebrated every year on June 8th. Which of the following sustainable development goal associated with life below water? This correct option में सी SDG 14. तो वर्ल्ड ओशियन डे 2022 थीम इज
revitalization. तो revitalization, collective action for the ocean. The idea of World Ocean Day was first proposed at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil. On December 5, 2008, the United Nations General Assembly adopted a resolution and designated June 8 as a World Ocean Day. Oceans also observe about 30% of the carbon dioxide produced by humans. ठीक है. अनुष्का आपका क्वेश्चन है, इन विच स्टेट फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन कंप्लीटेड. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश. इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर वॉज इनॉग्रेटेड इन रामपुर, उत्तर प्रदेश by the Union Ministry for Minority Affairs, Mukhtar Abbas Naqvi and Swatendra Dev Singh, Uttar Pradesh Jal Shakti Minister. The Uttar Pradesh government, as part of the initiative, also decided to come up with at least 1,000 such Amrit Sarovars across the state in the first phase. As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of India's independence, each district will have 75 Amrit Sarovars or ponds. As per UNEP's annual Frontier Report 2022 titled Noise, Villages and Mismatches. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढाका, बांग्लादेश. ठीक है, इज फर्स्ट पोजीशन. ओके. तो इंडियाज मुरादाबाद सिटी इन उत्तर प्रदेश हैज बीन रैंक्ड एज द सेकंड नॉइसेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड जस्ट आफ्टर बांग्लादेश कैपिटल ढाका इन UNEP's annual Frontier Report 2022 titled Noise, Villages and Mismatches. 5 cities, Indian cities, have been ranked among the world's noisiest cities, including Delhi, Kolkata, Jaipur, Asansol and Moradabad. Bangladesh capital Dhaka has been ranked as the noisiest city in the world, with Pakistan's Islamabad ranked third. On the other hand, Ibris 16 dB in Jordan was ranked as the cutest city, followed by Lyon in France and Spain's capital Madrid. The United Nations Frontier Report 2022 report ranks 61 cities in total. ठीक है. नेक्स्ट आप मार्क द करेक्ट वर्ड. आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा. तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट पढ़िए खुद से, अब बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ. तो आपका दोनों सही है. इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन March 21, and the International Day of Forest 2022 theme is Forest and Sustainable Production and Consumption. ये आपका सही है. तो पहला स्टेटमेंट सही है. तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन March 21 since 2012, and the day aims to raise awareness regarding the importance of all types of forest. The International Day of Forest (IDF) was established in 2012 by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The United Nations General Assembly had proclaimed 21st March as the International Day of Forest in 2012 to celebrate the importance of all types of forest. ठीक है. आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है. The International Day of Forest 2022 theme is Forest and Sustainable Production and Consumption. The International Day of Forest 2022 theme is Forest and Sustainable Production and Consumption. ठीक है. The theme for each International Day of Forest is chosen by the Collaborative Partnership on Forest (CPF). तो forest restoration, a path to recovery and well-being, is the theme of the International Day of Forest 2021. The forest restoration, a path to recovery and well-being, is the theme of the International Day of the Forest 2021. The theme for 2023 is forest
एंड हेल्थ, ठीक है। फॉरेस्ट प्ले ए क्रूशियल, तो फॉरेस्ट प्ले ए क्रूशियल रोल इन द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। इसका जो मेन SDG 13 है वो आपका क्लाइमेट एक्शन के लिए, ठीक है। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट was first established on November 28, 2012 to be celebrated on the 21st March of every year by combining World Forestry Day and Forest Day. The International Day of Forest was established. The International Day of Forest was established on 21st day of March by resolution of United Nations General Assembly on November 28, 2012. International Day of Forest was the International Day of Forest was observed for the first time on 21st March 2013. The International Day of Forest was observed for the first time on 21st March 2013. In November 1971, the states member at the in November 1971, the states members at the 16th sessions of the Conference of the Food and Agriculture Organization voted to establish World Forestry Day on 21st March of each year, which year was declared as the International Year of Forest by the United Nations. This correct answer option 2011 को, ठीक है। What are the major government initiative for forest in India? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो व्हाट आर द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट इंडिया? तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एंड इट इज द वन ऑफ द, तो इट इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 2014। व्हाट आर द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉरेस्ट इंडिया? तो सेकंड आपका नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम NAP, ठीक है। तो इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड since 2000 and it is being implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change MOEFCCC, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनिशिएटिव फॉरेस्ट इन इंडिया का, तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंटल प्लानिंग अथॉरिटी CAMPA funds launched in 2016. 90% of the fund is to be given to the states, while 10% is to be retained by the center. And the funds can be used for forest management, wildlife protection and management etc. Next, major government initiatives for forest in India. फोर्थ आपका नेशनल एक्शन, तो नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो इट वाज प्रिपेयर्ड इन 2001 to address issue of increasing desertification and to take appropriate action. It is implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So National Action Program to combat desertification. It was prepared in 2001 to address issues of increasing desertification and to take appropriate action. It is implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Next, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट इन इंडिया, तो आपका ये डेजर्टिफिकेशन है। द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम्स डेजर्ट टाइपिकली एज ए रिजल्ट ऑफ ड्राउट, डिफॉरेस्टेशन और इनएप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर। फिफ्थ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फॉरेस्ट इन इंडिया, तो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम FPM, तो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड management scheme. It is the only centrally funded program specifically dedicated to assist the state in dealing with the forest fire, ठीक है। तो आपका है मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फॉरेस्ट इन इंडिया, तो मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट इंडिया, तो फर्स्ट आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम NAP, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, मैनेजमेंटल प्लानिंग अथॉरिटी एंड नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, एंड फिफ्थ आपका फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम FFPM। तो फिर आपका जो 5 मेजर गवर्नमेंट
इनिशिएटिव था फॉरेस्ट इन इंडिया के लिए। तो पहला था आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम नैप, कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज कैंपा फंड, एंड नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम FFPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, in terms of forest cover as percentage of total geographical area, which one of the following is the correct descending order? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 5 आपका सही है। इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपका बढ़ते से घटते क्रम में, तो सबसे पहले आपका मिजोरम, उसका सेकंड आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड आपका मेघालय, फोर्थ आपका है मणिपुर और फिफ्थ आपका नागालैंड। ठीक है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, मिजोरम 84.53% फॉरेस्ट कवर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% एंड नागालैंड 73.90%। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 reached increase of 2,261 square kilometer in the total forest and tree cover of the country in the last 2 years. Area wise, Madhya Pradesh has the largest forest cover in the country. ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, तो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, तो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर विटनेस्ड इन आंध्र प्रदेश 647 स्क्वायर किलोमीटर, फॉलोड बाय तेलंगाना 632 स्क्वायर किलोमीटर एंड उड़ीसा 537 स्क्वायर किलोमीटर। 17 स्टेट यूटीज, तो 17 स्टेट यूटीज हैव above 33% of the geographical area under forest cover. Forest survey report 2021, the total mangrove, so total mangrove cover in countries, the total mangrove cover in the country 4,992 square kilometer and increase of 17 स्क्वायर जो है किलोमीटर। ठीक है, मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव रीच द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 prepared by the Forest Survey of India, which has been mandated to access the forest and tree resources of the country. Forest Survey Report 2021. In 2021, the total forest and tree cover in India is 18.9 million hectare, which is 24.62% of the geographical area of the country. As compared to the assessment of 2019, there is an increase of 2,261 square kilometer in the total forest and tree cover of the country. Out of this, the increase in the forest cover has been observed as 1,540 square kilometer and that tree coverage 721 square kilometer. Top three states showing increase in forest cover are Andhra Pradesh 647 square kilometer, followed by Telangana 632 square kilometer and Odisha 537 square kilometer. Area wise, so Madhya Pradesh first has the largest forest cover in the country, followed by Arunachal Pradesh second, Chhattisgarh third, Odisha fourth and Maharashtra fifth. Forest Survey Report 2021. In terms of forest cover, as percentage of total geographical area, the top 5 states are Mizoram 84.53%, Arunachal Pradesh 79.33%, Meghalaya 76%, Manipur 74.34% and Nagaland 73.90%. तो मध्य प्रदेश with an area of 3,08,245 square kilometer is the second largest state in India. According to India State of Forest Report ISFR 2019, the forest cover in state is 77,482.49 square kilometer, which is 25.14% of the state geographical area. Mizoram, situated in northern eastern part of India, Mizoram covers a geographical area of 21,081 square kilometer, which is 0.64% of the geographical area of the country,
and Mizoram forest coverage 84.53%. 17th, so 17 state UTs have above 33% of the geographical area under forest cover. Out of these states and UTs, 5 state UTs, namely Lakshadweep, Mizoram, Andaman and Nicobar Island, Arunachal Pradesh, and Meghalaya have more than 75% forest cover. While 12 state UTs, namely Manipur, Nagaland, Tripura, Goa, Kerala, Sikkim, Uttarakhand, Chhattisgarh, and Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Assam, Odisha have forest cover between 33% to 75%. Three states have more than 75% forest cover. So first is Mizoram 84.53%, second is Arunachal Pradesh 79.33%, and third is Meghalaya 76%. Two UTs have more than 75% forest cover. So first is Lakshadweep and second is Andaman and Nicobar Island. Total mangrove coverage. So total mangrove cover in the country is 4,992 square kilometer, and increase of 17 square kilometer in mangrove cover has been observed as compared to the previous assessment of 2019. Top three states showing mangrove cover increase are first Odisha 8 square kilometer, followed by second Maharashtra 4 square kilometer, and third Karnataka 3 square kilometer. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड वाटर डे इज टू इनेबल द अचीवमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी SDG 6. The main objective of World Water Day is to enable the achievement of water and sanitation for all by which Sustainable Development Goal SDG 6 है. तो Sustainable Development Goal SDG 6 क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन. ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. तो SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. तो Sustainable Development Goal SDG 6 aims to ensure availability and sustainable management of water for all by 2030. By definition, this means leaving no one behind. ठीक है. In addition to it, the International Decade for Action on Water for Sustainable Development 2018 and 2028 is being observed. World Water Day 2022. The World Water Day 2022 is observed every year on March 2022 to create awareness regarding the importance of fresh water. The World Water Day 2022 is observed every year on March 2022 to create awareness regarding the importance of fresh water. Fresh water is found in glaciers, lakes, reservoirs, ponds, rivers, streams, wetlands, and even groundwater. In addition to it, the International Decade for Action on Water for Sustainable Development 2018 and 2028 is being observed. ठीक है. World Water Day 2022. The World Water Day 2022 is observed every year on March 2022 to create awareness regarding the importance of fresh water. ठीक है. Fresh water is found in glacier lakes. सब पढ़ लिया. ठीक है. The United Nations began observing World Water Day since 1993, and the World Water Day 2022 theme is groundwater making the invisible visible. ठीक है. And the groundwater is invisible but its impact is visible everywhere. ठीक है. The theme of World Water Day 2021 is
valuing water. The idea for this international day goes back to 1992, the year in which the UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro took place. That same year, the United Nations General Assembly adopted a resolution by which 22nd March of each year was declared World Day for Water to be observed starting in 1993. Uh, while while water covers almost 70% of the planet, fresh water only amounts to about 3% of it, out of which two-thirds is frozen or inaccessible and unavailable for use. The World Water Development Report is the World Water Development Report is also released by the UN every year around World Water Day. In 2010, the UN recognized the right to safe and clean drinking water and sanitation as human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights. The proposal, the proposal of World Water Day was first proposed in Agenda 21 of the United Nations Conference on Environmental Development. Other important डे तो 22 मार्च आपका वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे एंड 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे और आपका जो है 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, देखिए तीनों में आपका 22 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट टू लॉन्च बाय Union Minister of Environment, Forest and Climate Change for effective plastic waste management in 2022? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। तो प्रकृति इज ए मैस्कॉट टू स्प्रेड ग्रेटर अवेयरनेस among masses about the small changes that can be sustainably adopted in our lifestyle for a better environment, and on the various green initiative taken by Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Central Pollution Control Board (CPCB) to ensure effective plastic waste management (PWM) in the country. Mascot, तो mascot का क्या होता है? ये person or thing that is supposed to bring good luck or that is used to symbolize a particular event or organization. To tackle the challenge of plastic pollution, the Prime Minister Shri Narendra Modi announced India's pledge to phase out single-use plastic by 2022. India is generating about 3.5 million tons of plastic waste annually. India's plastic waste management rules 2016 were amended, banning the import of plastic waste with effect from 22nd July 22 onward. Single-use plastic. So single-use plastic refers to disposable items like grocery bags, food packaging, bottles and straws that are used only once before they are thrown away or sometimes recycled. ठीक है, तो आपका आज का जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे, कल हम आपका यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।